हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज गुरप्रीत सिंह। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th की हिस्ट्री पर और हमने देखा कि कैसे मौर्य एम्पायर कोलैप्स कर गया। क्यों कोलैप्स किया? उसके कुछ जो सक्सीडर थे वो इतने अच्छे नहीं थे, इतने वेल ट्रेन नहीं थे कि वो अपने अच्छी तरह से रूल कर सके। और दूसरी कारण था सबसे बड़ा, वो थी फेडरलिज्म, सामंतवाद। ये जो जितनी भी जमीनें थी, जितने भी लैंड थी स्टेट की, उसको किसी ना किसी को दे दिया गया था एज ए चैरिटी या एज ए पे करके, उसको एज ए उनकी सैलरी। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी फोर्सेस खड़ी कर ली और क्या था कि खत्म कर दिया उस पूरे की पूरे स्टेट को। ठीक है, अब इसी में क्या था कि मौर्य एम्पायर के लास्ट एक किंग थे, उनका नाम था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की क्या कहानी हुई कि उनको उनके कमांडर थे पुष्यमित्र। जो पुष्यमित्र थे, उन्होंने देखा कि वैसा बंदा खराब कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे कैसे करा रखी है। तो उसने उनको 185 में उसका मर्डर कर दिया, उसको हत्या कर दी, मार दिया उसको। तो मार कर बन गया वो खुद एम्पायर। ठीक है, अच्छी तरह से काम धाम चल रहा था। उसके बाद बहुत सारे आए। तो देखिए उस टाइम में जो ग्रीक इन्वेस्टर थे वो से भारत में आ रहे थे। सबसे खास कारण था यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ की माइंस, जिसमें मेन तौर पे लोहा था और बहुत चीजें थी जो कि उनको अपने तरफ खींच रही थी, और यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन। तो बच्चों क्या हुआ कि बहुत से ग्रीक इन्वेस्टर आए, ठीक है ना, यहाँ पर रहे, यहाँ की कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट किया। तो ये टाइम था मौर्य के बाद का। आफ्टर मौर्य टाइम था, तो इस टाइम में बहुत सारे आए, लेकिन वो यूनिटी जो मौर्य के टाइम में थी वो कभी भी लॉस नहीं सकी। उतने बड़े बड़े एम्पायर कभी भी नहीं बन सके, सिर्फ गुप्ताज और हर्ष के अलावा। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे आज कि हमें जो पुराना हमारी हिस्ट्री है वो कहाँ से पता लगती है। देखिए बच्चों, हमने पहले भी देखा था कि पुरानी हिस्ट्री के दो सोर्सेज है, या तो आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो थे, लेकिन खास तौर से उस टाइम के लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास बहुत से हैं, जैसे कि गार्गी संहिता। ठीक है, गार्गी संहिता, महाभाष्य, इसका तो महाभाष्य आपको याद होगा, पतंजलि का। ठीक है, पतंजलि बाबा रामदेव वाले नहीं है, और है। उसके अलावा दिव्यदान, दिव्यदान बहुत ही खास लिटरेचर था। उसके अलावा एक हमारे पास पोइट थे, या एक इतने अच्छे स्कॉलर थे जिनकी जिनके ड्रामा ऑल वर्ल्ड में फेमस है। वो ड्रामा इनके सिर्फ मन घड़त नहीं थे, कुछ इनकी असली बातें भी थी कालिदास की, जिससे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। उसमें बहुत खास चीज थी, उसका नाम था मालविका मित्रा, मालविकाग्नि मित्र। ठीक है ना, इन्होंने अपने इस चीज में बहुत सी बातों के बारे में बखान किया। उसके बाद हर्ष, बाणभट्ट, कलहन, कलहन थे बेसिकली कश्मीर के। उन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा है अपनी बुक राज तरंगिनी में। ये बच्चों, ये सभी बुक्स थे। इसके अलावा एक आए थे कनिष्क। कनिष्क थे, वो बेसिकली चाइनीज थे या मिडिल ईस्ट के थे, मिडिल सेंट्रल एशिया के थे। उन्होंने आकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन ये नहीं था कि वो बाहर से आए हैं तो इंडिया को हेट करते थे। यहाँ की लिटरेचर, यहाँ की कल्चर, यहाँ के रिलीजन उनको इतने पसंद आए कि उनको खुद फॉलो करने लगे। फोर्थ बोर्ड काउंसिल कुंडल वन कश्मीर श्रीनगर के पास, उन्होंने ही इसको
शुरू करवाया था। यानी कि बुद्धिज्म में तो उनका इतना इंटरेस्ट था, इतने उन्होंने लोगों को फॉलो किया, इतने बुद्धिस्ट मॉन्क को उन्होंने अपने अंदर रखा, उनकी सहायता की है ना, बहुत ज्यादा थे। तो हम लिखेंगे इसमें कनिष्क। कनिष्क जो खुद थे वो भी अच्छे स्कॉलर थे, अच्छा लिटरेचर पढ़ के राजी थे। उनकी असेंबली में एक पोएट थे अशव घोष। अशव घोष जो थे उन्होंने बहुत सी चीजें लिखी, इसमें एक चीज थी बुद्ध चरित्र। तो देखिए बुद्ध चरित्र में बुद्ध के चरित्र के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि उस टाइम के क्या इवेंट थे, क्या इंसिडेंट थे, उसको क्रॉनिकल फॉर्म में उन्होंने बताया था। उसके अलावा बहुत सारे और भी थे, जैसे सारिपुत्रा। सारिपुत्रा ने जो कंट्रीब्यूशन किया उसको भी हम नहीं बता सकते। इसके अलावा नागार्जुन, नागार्जुन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। उन्होंने अगर हिंदी में कहें तो सापेक्षवाद, शून्यवाद, इस तरह की कुछ थ्योरीज दी, जो कि आज भी साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, उनको यूज करते हैं। देखिए बच्चों, जिस टाइम में यूरोप के लोगों को किसी भी खास चीज के बारे में नहीं पता था, सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ रहे थे, बहुत ही अनस्टेबिलिटी थी, उस टाइम में इंडिया में कितने महान स्कॉलर हुए, कितने महान साइंटिस्ट हुए। यूरोप में जो साइंटिस्ट 15th सेंचुरी के बाद होने लगे थे, वो हमने कैलेंडर की शुरुआत से या क्रिश्चियन कैलेंडर की शुरुआत से पहले ही अचीव कर लिए थे। और इसमें दो हाथ हैं, दो के भूत, एक में चरक। चरक की क्या थी? चरक संहिता। सुश्रुत, ठीक है बच्चों। इसके अलावा वाघ भट्ट, ये सभी थे, ठीक है। और इसके अलावा एक थे तारनाथ। तारनाथ जो आए थे, ये आए थे तिब्बत से। तिब्बत आज के टाइम में इंडिया का पार्ट है, पर तब वो एक ऑटोनॉमी था। देखिए अशोक के टाइम में बहुत से बुद्धिस्ट मॉन्क चाइना में, तिब्बत में, नेपाल में, श्रीलंका में बुद्धिज्म के बारे में बताने के लिए गए थे। उसकी अच्छी बातें में, उसकी मोरल वैल्यूज की कितनी वो अपनी आम जिंदगी में काम आ रही हैं, लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए गए। लोग इससे इंस्पायर हो गए और बुद्धिज्म के बारे में और कुछ जानने के लिए वो एज ए पिलग्रिम, एज ए ट्रैवलर, एज ए ट्रेडर इंडिया में आए। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आके यहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में स्टडी किया। और जो तारनाथ थे उन्होंने एक बुद्धिस्ट थे वसुमित्र, उससे इंटरेक्शन की, ठीक है ना। उसने, वसुमित्र ने बुद्धिज्म के बारे में बहुत सी इंटरप्रिटेशन दी जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद थे अलेक्जेंड्रा द ग्रेट भी कहते हैं तो। अलेक्जेंडर कौन थे? अलेक्जेंडर आज के जो ग्रीक एरिया है, ग्रीस है आज का, ठीक है, वहां पर थे, वहां से आए थे। वो पूरे वर्ल्ड को कंकर करना चाहते थे, अपने अंडर लाना चाहते थे, तो इसलिए वो इंडिया में भी आए थे। कैसे आए थे? तो इंडिया है एक लैंड लॉक कंट्री। कैसे? साउथ में इसके सी है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में इसके हिमालय माउंटेन है। तो हिमालय माउंटेन है जो इस तरह से है ना, इंडिया, ये कश्मीर है, ये राजस्थान है, इधर हिमालय है ना। तो हिमालय माउंटेन से इंडिया में आना मुश्किल है, क्योंकि कोई यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी उस टाइम में, अब भी नहीं है ना इतनी। फ्लाइट है, फ्लाइट तो थी नहीं तब, फ्लाइट से आ सकते हैं, रोड नहीं थी, तो रास्ता था बहुत ही खराब था, हाई एल्टीट्यूड था, यहाँ पर लोग आकर बीमार हो जाते थे, ठीक है ना। बीमार बंदा आप किसी पर अटैक कैसे करे? तो आमतौर पर वेस्ट साइड से आते थे, और वेस्ट में थी इंडस रिवर, ठीक है, और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज जो कि इंडिया को प्रोटेक्शन देती थी वेस्टर्न इन्वेजन से, हालांकि लोगों ने किए भी। तो सीधे साधे सी बात थी कि जो इंडस वैली के ईस्टर्न पार्ट था वो वहां पर इंडिया के रूलर्स रूल करते थे, और वेस्टर्न में बैक्टीरिया, यूनान या बहुत सारे ईरान बहुत से थे, ठीक है ना।
तो इस तरह से कुछ बात हो रही थी। अब हम जो हमारे सोर्सेस थे उनके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अलेक्जेंडर थे उन्होंने नियार्कस, ठीक है, अन्य स्क्रिप्ट नियार्कस, ठीक है, इसके अलावा और उन्होंने एस्ट्रोब्यूस, इस तरह के उन्होंने लिटरेचर लिखे या लिखवाए या किसी न किसी स्कॉलर ने उनको लिख कर दिए। इस तरह से हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं। अब फिर से आ जाते हैं हमारे फॉरेन इन्वेजन पर। अब बच्चों क्या हुआ कि बहुत से जो लिटरेचर लिखे गए थे उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर अप्रोक्सीमेट 327 बीसी इंडिया के पास आ चुका है ना। तो सबसे पहले उसने ईरान था, जो ईरानी एम्पायर था, उस पर अटैक किया, उसको जीत लिया, उसको कंकर कर लिया। अब वो आगे की तरफ आ रहा था। तो बच्चों क्या हुआ कि इस टाइम पीरियड में उसने बहुत से छोटे बड़े स्टेट को कॉन्कर किया और इंडिया को जीतने के लिए वो आगे बढ़ा। अब इंडिया में उस टाइम में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी थी, क्योंकि कोई बड़ा एम्पायर नहीं था उस टाइम में। तो बच्चों क्या हुआ कि उन्होंने वेस्टर्न साइड पर इंडिया पर हमला करने की, अटैक करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उस टाइम में ये लगभग 25 छोटे छोटे स्टेट्स में, स्टेट कहना गलत होगा इनको, छोटे छोटे किंगडम में बटा हुआ था और इनमें कुछ में तो थी मोनार्की और कुछ थे रिपब्लिक। रिपब्लिक पता है आपको? रिपब्लिक वो है जिसका जो चीफ है वो आम लोगों के द्वारा या उनके रिप्रेजेंटेटर के द्वारा चुना जाता है। तो जो मोनार्की वाले थे ना, इनको पसंद नहीं करते थे। क्यों? ये हमारे भी लड़ाई कराएंगे, हमारे पास जो इतने पावर्स हैं आई हुई हैं, हमारे भी ऐसी कैसे करवाएंगे ये, तो ये इनको पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। इसी में क्या हुआ कि जब अलेक्जेंडर आ रहा था तो जो कुछ लोग थे, कुछ एम्पायर थे, वो तो पूरा ऐसे ना अपने मदरलैंड की हिफाजत करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन देने के लिए खड़े हो गए सीना चौड़ा करके, और कुछ थे झुक गए कि भाई साहब आइए, हमारे ऊपर से जाइए, हमारी रक्षा कीजिए और बाकियों को जितने में हम आपकी मदद करेंगे। उसमें से एक था आम्बीराज। आम्बीराज था, वो था तक्षशिला या तक्षशिला, दोनों नाम है इसके, तक्षशिला, यहाँ का रूलर। तो बेसिकली जो आम्बीराज था वो अपने पिताजी को मारकर, उनका मर्डर करके उनकी जगह पर थ्रोन पर बैठा था, ठीक है। और ये जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य एम्पायर का फाउंडर था, जो उसके साथ स्टडी करता था, उसका क्लासमेट था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, और हमेशा ही चंद्रगुप्त मौर्य की खिलाफत करता था, उसके अगेंस्ट था, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें क्या हुआ कि उस टाइम में ही आ रहा था अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर जैसे जैसे इंडिया में आया तो उसने देखा कि इंडस रिवर इसको पार करना है, इसको क्रॉस करना है, ये तो पॉसिबल है नहीं। इतने में आम्बी राज था, उसने अलेक्जेंडर के पास एक मैसेंजर को भेजा कि आप आइए, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप इंडिया पर अटैक कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो भाई सिकंदर तो भूल गया, ठीक है आगे तैयार ही खड़े बंदे। तो उसने अपनी फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को तो उसने खुद लीड किया और दूसरी को लीड किया उसके दो खास उसके कमांडर्स, ठीक है। क्यों लीड किया? उन्होंने इस रिवर पर बनाना था एक पुल, ठीक है, एक ब्रिज बनाना था। अब कंक्रीट का ब्रिज तो बनेगा नहीं, उस टाइम नहीं बनी थी अभी तक, है ना। तो कुछ टेम्परेरी जो पुल बनाने थे, ब्रिजेस बनाने थे, वो बनने थे बोट पर, बोट रखकर, जैसे ये रिवर है ना, यहाँ पर बोट, यहाँ बोट, यहाँ बोट, यहाँ बोट, ऐसे बोट रखकर उसके ऊपर उन्होंने
पूरा ब्रिज बनाना था, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रख के। तो इसके लिए उन्होंने अपने कुछ खास दो कमांडर थे, उसके भरोसे अपनी जो फोर्स थी उसको छोड़ दिया, और वो थे एफिस्तीन और परदिकस। एफिस्तीन और परदिकस। ओके बच्चों, अब वो तो अब बोट बनाने लगे। इतने क्या हुआ कि अलेक्जेंडर रिवर को क्रॉस करके, इंडस रिवर को क्रॉस करके तक्षशिला पहुंच गया। तक्षशिला पहुंचकर तो अच्छी तरह उसको वेलकम किया अम्बिराज ने, ठीक है। उसको ना अपनी तरफ करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट दी, जैसे एलिफेंट्स दी उसको, भेड़ बकरियां दी, ठीक है, कुछ तरह तरह की, जितना उससे मन पड़ा, अच्छे अच्छे कपड़े दिए। तो क्या हुआ कि इससे खुश हुआ अलेक्जेंडर, तो उसने कहा कि भाई दूर से आए हैं, इतना सामान तो क्या लेके जाएंगे, आपको गिफ्ट हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप हमारे भाई हो, रख लो इसको। तो उसने रख लिया, वापिस कर दिया, ठीक है। अब मिलकर उन्होंने थोड़ी स्कीम लगाई कि अपने लोगों को परेशान करें, यहाँ के जो एम्पायर है, यहाँ के किंगडम है, उनकी ऐसी तैसी करेंगे। तो बच्चों क्या हुआ कि इसी सीक्वेंस में जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर ने हमला किया। हमला ये किस पर था, ये वहां के कुछ छोटे छोटे किंगडम्स थे, जिसमें से कुछ एक था अशोकानुम, ठीक है, जिससे कि वहां के कुछ टेक्स्ट में अस्यकायनो इस चीज से मेंशन किया है, अस्यकायनो, ठीक है। जो भी वो एक ही चीज है, इस पर उन्होंने इन्वेजन किया और काफी उन्होंने इस चीज पर भारी रहे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि वहां के लगभग 40,000 जो थे अपने अश्मक, और ये अश्मक थे, है ना, अश्मक थे ये, पहले अश्मक पर उन्होंने किया इन्वेजन। तो अश्मक पर किया तो 40,000 अश्मक को उन्होंने अपने ले लिया, हालांकि बहुत ही बहादुरी से लड़े हो। इसके बाद नंबर आया पोरस का। जो पोरस था वो एक झेलम रिवर है, ठीक है ना, उसी के पास उसका प्रोविंस था। तो अलेक्जेंडर ने पोरस के पास एक मैसेंजर को भेजा और कहा कि आप हमारे अंडर आ जाइए, आप हमारी गुलामी स्वीकार कर लीजिए। लेकिन पोरस था करेजियस, वो कहता भाई आ जाओ, बैटल फील्ड में आ जाओ, वहीं पर लड़ाई करेंगे, देखी जाएगी। तो सिकंदर होगा आग वो बोला, ऐसे कैसे बोल रहा है ये। तो वो झेलम रिवर के दोनों तरफ आकर खड़े हो गए, इधर पोरस, इधर अलेक्जेंडर की फोर्स। लेकिन अलेक्जेंडर देख रहा था कि जो माहौल है, जो यहाँ की हवा है, आबो हवा है, यहाँ के सर्कमस्टांसेस है, यहाँ का एनवायरमेंट है, वो इतना अच्छा नहीं है जैसा कि हमारा है। उसने थोड़ा सा इंतजार किया कि उस टाइम में मॉनसून का टाइम था, रिवर्स में फ्लड आ रहे थे, पूरे ऐसे थंडरबोल्ट्स आ रहे थे, ऐसी तैसी हुई पड़ी थी। उसने सोचा कि हम इंतजार करते हैं, जब इसका ध्यान नहीं होगा, जब ये रेस्ट कर रहा होगा, तो इस पर चोरी चुपके से इन्वेजन करेंगे, अटैक करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ऐसा ही हुआ। रात का कोई लगभग 1:30 AM था लगभग, तो अलेक्जेंडर ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन जो पोरस की फोर्स थी, उसकी आर्मी थी, वो अलेक्जेंडर पर भारी पड़ी, उसके दांत खट्टे कर दिए ना, हिंदी में एक मुहावरा है, तो दांत खट्टे हो गए। अब इतने खट्टे नहीं हुए थे, लड़ाई चल रही थी, करते करते भी दोपहर तक तो ऐसे लगा भी पोरस जीतेगा और अलेक्जेंडर हारेगा। इतने में पूरी स्टोरी में एक ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया कि जो पोरस की फोर्स थी, या आमतौर पर जो इंडियन किंगडम की जो फोर्स थी, उनकी शक्ति थी, उनकी पावर थी उनकी एलिफेंट्स में, क्योंकि उनके जितने भी तगड़े तगड़े लोग थे, तगड़े तगड़े सोल्जर थे, वो हाथियों पर बैठकर, एलिफेंट पर बैठकर वॉर करते थे, ठीक है। और एलिफेंट की स्पीड होती थी थोड़ी सी कम, ठीक है, हालांकि नुकसान वो ज्यादा पहुंचाते थे, क्यों, वो अपने पैरों से वो दूसरों को रोन देते थे। तो क्या हुआ कि जो अलेक्जेंडर के लोग थे, जो घोड़ों पर सवार थे, उन्होंने
हमला कर दिया हाथियों की आंखों पर, हाथियों की आंखों पर जो आर्चरी से मारना उन्होंने शुरू कर दिया, उनके जो बो थे उनकी आंखों में जा जाकर लगे। इससे क्या था कि हाथी पागल हो गए, उन्होंने अपने ही सैनिकों को, अपने सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया। इससे क्या था कि जो पोरस थी उसकी जो सिचुएशन थी वो थोड़ी सी खराब हो गई। हालांकि पोरस खुद लड़ाई में नहीं था, जहां पर बैटल हो रही थी वहां पर नहीं था, उससे थोड़ा सा साइड में एक जगह पर खड़ा होकर पूरे पूरे युद्ध को संभाल रहा था। तो एक तीर जो था, एक बो था, वो जाकर सीधा पोरस के लगा। पोरस उसके थोड़ा सा इंजर्ड हो गया और उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो खत्म हो गई। तो जब उसको जाग आई, जब उसको होश आया, जब वो कॉन्शियस हुआ, तो वो खड़ा था अलेक्जेंडर के सामने। अलेक्जेंडर ने देखा था कि पोरस जो था वो कितनी मुश्किल तरीके से उसने, कितनी मुश्किल में हमें डाल दिया था, कितने मुश्किल से हमने उसको हराया है, कितना वो बहादुरी से लड़ा। तो उसने पोरस से पूछा, अलेक्जेंडर ने पोरस से एक बात पूछी जो हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखी जाएगी। क्या थी? उसने पूछा कि आपके साथ कैसा बिहेव किया जाए। तो पोरस ने कहा, जैसा एक किंग दूसरे किंग के साथ करता है। ये बात कहकर पोरस ने अलेक्जेंडर का दिल जीत लिया। दिल जीत लिया कहेंगे, उसको इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उसने उसका किंगडम उसको वापस कर दिया। देखिए, कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ हिस्टोरियन इसके पीछे कुछ और भी फैक्ट्स देते हैं, जैसे कि जो अलेक्जेंडर था उसका स्टेट था जो, वो इंडिया से बहुत दूर था, पोरस के स्टेट से। इतनी दूर तक राज करना मुश्किल होगा। ठीक है, दूसरी बात, इतना क्रेजियस मैन, इतना पावरफुल मैन, ठीक है, तो इतनी दूर के साथ लड़ाई लेना, जो बैर मोल लेना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी डिप्लोमेसी थी, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो अलेक्जेंडर थी उसकी आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब बहुत टाइम हो गया। उनको अप्रोक्सीमेट 7 years हो चुके थे वॉर में, ठीक है। वो अपने घर वालों से दूर थे, अपने सगे संबंधियों से मिले नहीं, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने माता से, किसी से भी नहीं इस टाइम में मिले थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भैया वापस चलें, राजा साहब वापस चलें। तो अब भाई जब सोल्जर साथ ना दे तो क्या करें, तो ठीक है। अब इसमें दूसरा बात यह भी थी कि सिकंदर जो था उसने, जो मगध था, मगध एम्पायर, सिकंदर के लोगों ने भी, उसके सोल्जर ने मगध के बारे में सुना कि मगध बहुत ही पावरफुल किंगडम है, और था भी उस टाइम में, ठीक है ना। तो उन्होंने सुना था कि मगध इतना पावरफुल है, अगर पोरस ने हमारा ये हाल किया, जिसके पास एक छोटा सा किंगडम था, तो मगध में हमारा क्या हाल होगा। दूसरा, यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का जो एनवायरमेंट है, वो हमारे जैसा नहीं है, तो हमें लड़ने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए वापस चला गया, एक आर्मी साथ में दे दी। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया, अपनी आर्मी को 2 पार्ट में डिवाइड करके वापस भेज दिया। एक पार्ट में वो खुद था जिसको लीड कर रहा था, और दूसरा अलग पार्ट। दूसरा पार्ट तो लगभग वैसे ही गया जैसे आया था, और वो खुद एक और रूट से गया। वो रूट कौन सा था? मालवा होकर गुजरात होते हुए बेबीलोनिया और अपने देश जाएगा। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा चलो बताइए, वहां पर शांति तो थी नहीं उसको, उसने रास्ते में भी कुछ इन्वेजन करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वहां पर 3 किंगडम थे, कौन कौन से? मालवा, शूद्रक, केसरी। मालवा, इनकी कभी आपस में इतनी बनती नहीं थी। तो क्या था कि इस पर अलेक्जेंडर ने इन्वेजन कर दिया, ठीक है। वहां पर एक फोर्ट था, फोर्ट पर इन्वेजन किया। लंबे टाइम तक इसको वो टैंकर नहीं कर पाया, पर एक टाइम था जब वहां के जो किंग थे उनकी आंख में आकर तीर लगा और वो वहीं पर मर गई, ठीक है ना। तो सिकंदर, जो अलेक्जेंडर था, उसने उसको जीत लिया। वहां पर जीत कर उसने लोगों को अच्छी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। वहां के जो बच्चे थे, वहां की जो लेडीज थी, उनको उनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो इससे दुखी होकर जो ये थे शूद्रक, इन्होंने
अलेक्जेंडर के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली कि भाई साहब हमें बख्श दो, ठीक है। तो ट्रीटी साइन हुई, तो ट्रीटी जो अलेक्जेंडर था उसने अपना एक रिप्रेजेंटेटर कहें या अपना एक क्षत्र जिसे कहेंगे उसको, फिलिप्स नाम था उसका, ठीक है ना, उसको वहां पर भेज दिया। अब फिलिप्स के अभी वो बल्लभ भी आएंगे बच्चे कहते हैं वो नहीं हो रही, फिलिप्स को वहां पर उसने डिप्लॉय कर दिया, लेकिन उसके बाद वो वापस चला गया अपने देश की ओर। रास्ते में बेबीलोनिया में ऐसा मानते हैं कुछ उसको बुखार हो गया, फीवर आ गया, या उसको मलेरिया हो गया, या किसी ने उसको पॉइजन दे दिया, जो भी बात हो वो मर गया। उस टाइम उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 32 ईयर्स थी, ठीक है बच्चों। अब इससे क्या हुआ कि जो यूनान था, जो ग्रीक था, वो अब इंडिया के और पास आ चुका था, ठीक है। तो एक था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो था वो इंडिया के पास का थोड़ा सा रीजन था। वहां पर उसका एक कमांडर था, सबसे खास कमांडर, उसका नाम था सेल्यूकस निकोटर। सेल्यूकस निकोटर वहां पर आ गया, ठीक है ना, उसने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। उसने इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट किया, उसको अपनाया, और उसका कुछ मिक्सचर भी हमारे सामने आएगा। लेकिन उसके बाद कुछ सक्सीडर आए, उसमें सक्सीडर्स में अगर अपनी बात करें तो 360 AD, आपको एक बात बताना भूल गया मैं कि जो अलेक्जेंडर आया था 327 AD में, वापिस चला गया कौन, 323 AD BC, BC में वो मरा था, ठीक है ना, ये है, ये भी 360 AD, ठीक है। इस टाइम में क्या था, एंट्रो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इस नाम को, एंट्रोयोक्स, एंट्रोयोक्स सेकंड, ठीक है। ये वहां का एम्पर बना, लेकिन ये इतना लायक नहीं था। इसके बाद और भी बहुत सारे आए, जैसे डेमिट्रियस यूकेटाइड्स, है ना, इस तरह के आते हैं, लेकिन इतने लायक नहीं थे। इसके अलावा एक और भी आया था जैसे हेलियोक्लिस, है ना, इस तरह से आए थे, ठीक है। अब वो इतने लायक नहीं थे, लेकिन इनके बाद एक आया मिनांडर, जिसे हिंदी में कहते हैं मिलिंद। जो मिनांडर जब आया तो उसने बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर दिया, ठीक है ना, वो खुद बुद्धिस्ट बन गया। उसका बुद्धिज्म में इतना इंटरेस्ट था कि उसे बहुत से लोगों से मिला, बहुत से इन्होंने मोन्यूमेंट्स बनाए, ठीक है ना। एक ऐसी भी बात मिलती है कि एक किंग था पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग नाम, वही जिसने बृहदत्त को मारकर मौर्य को हड़पा था। तो वो क्या था कि बुद्धिज्म के जो लोग थे, बुद्धिस्ट मोंक थे, उनको तंग करता था। तो देखो भाई, इसीलिए तो आया था क्योंकि जो अशोक थे या उसकी डायनेस्टी के लोग थे वो बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे, और पुष्यमित्र को ये पसंद नहीं थी बात, ठीक है, और उसने बुद्धिस्ट मोंक को तंग करना, परेशान करना शुरू कर दिया। तो जो मिनांडर था वो एक था बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट था वो, ठीक है ना, बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा था। उसको ये बात पसंद नहीं आई, उसने इस पर अटैक कर दिया और उसकी बातें बनाई थी, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मिलता है। और जो मिनांडर था उसका जो रूल टाइम था वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद क्या हुआ कि उसने एक आर्मेथिक्लिया, आर्मेथिक्लिया इससे शादी कर ली थी। ये मानते हैं कि जो आर्मेथिक्लिया थी ये एट्रोयोक्स की जो उसी की बेटी थी, और उसी का जो एक उसी की डायनेस्टी थी जिसका नाम था यूथेडेमिस, यूथेडेमिस कहेंगे इसको, है ना। इसी को मिनांडर ने बाद में ले लिया था, यानी कि ये इसका
सन इन लॉ था, ना कि इसका कुछ बेटा था। सक्सेसर तो था इसका, लेकिन इस तरह से वो इसका सन इन लॉ था। अब जो ये था मिलान, ठीक है, इसने उस टाइम में जो कल्चर थी, उसकी आर्कियोलॉजी थी, उसमें इंडिया और यूनान यानी ग्रीक, इंडो ग्रीक इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये नहीं था कि ये फॉरेन इन्वेजन था तो अपने कल्चर को प्रमोट करेगा, इसने इंडियन कल्चर को भी अपनाया। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से इसका पूरी डायनेस्टी चल रही थी। इसने बहुत सारे कॉइन्स को भी इशू किया। अब एक हम चीज के बारे में गौर करेंगे कि उस टाइम में जो ट्रेड था, अप्रोक्सीमेट 166 बीसी में ग्रीक में एक एग्जीबिशन लगी, तो उसमें 30 ऐसी चीजें थी जो इंडिया से आई थी। देखिए, ग्रीक के लोग इंडियन क्लॉथ को बहुत पसंद करते थे, तो वहां पर एग्जीबिशन में इनको लगाया गया। ठीक है ना, इस तरह से हमें कुछ देखने को मिलता है, वहां के कुछ रिकॉर्ड में हमें ये बातें जानने को मिलती है। तो इस तरह से था मिनांडर का, या मिलिंद जिसे कहते हैं, उसका पूरा एम्पायर। तो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे हून और कुषाण के बारे में। तब तक आप इसको लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए और बुक में से इसको पढ़िए।